हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, साथ में आप तैयारी भी कर रहे होंगे। हमने कल जिस टॉपिक की बात की थी वो संविधान का भाग 12 था और अध्याय 1 चल रहा था। आज अध्याय 1 हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में साथ साथ हम अध्याय 2 भी करेंगे। उसमें एक ही आर्टिकल है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उसमें हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। आई होप कि आप लगातार अपने उस क्रम पथ पर चल रहे होंगे जो आपने निश्चित किया है। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है और किससे संबंध रखता है। ये टोटल जो हम अध्याय 1 या चैप्टर फर्स्ट की हम जो बात कर रहे हैं वो वित्त संबंधित, फाइनेंस संबंधित था और अब तक हमारा ये फाइनेंस संबंधित वीडियो है। आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा वो भी वित्त से रिलेटेड होगा, फाइनेंस से रिलेटेड होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो संविधान का भाग 12 है वो टोटल ऑल ओवर किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है, जिसमें संपत्ति कहें या संविधान कहें या और कुछ भी कहें, वो सारी उससे रिलेटेड है। चलिए हम देखते हैं आज के टॉपिक में जो कहां तक चलेगा। 282 से लेके 293 तक चलेगा, जिसमें अध्याय 2 भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 282 की बात करेंगे तो संघ एवं राज्य द्वारा किया जाने वाला व्यय। अनुच्छेद 282 ये स्पष्ट करता है कि जो संघ है, संघ मीन्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, संघ हम कोई समूह नहीं है बल्कि ये एक पूरे भारत को एक जगह कन्वर्ट करने वाली चीज है, जिसे संघीय व्यवस्था कहें या संघात्मक चीज कहें। तो जो संघीय सरकार है, केंद्र सरकार है, उसी को हम संघ से कह सकते हैं, क्योंकि जो भारत है उसको हमारे संविधान में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसलिए इसको संघ कह रखे हैं। इसमें तो जो 282 है उसमें दे रखा है कि संघ और राज्य जो है वो क्या व्यय करेंगे, कितना कितना खर्च करेंगे, किस लेवल पर करेंगे, वो उन पे डिपेंड है। लेकिन इसमें ये दिया गया है 282 में कि राज्य, संघ और राज्य के द्वारा किया जाने वाला व्यय किस लेवल का होगा, किस प्रकार से होगा, वो सारी डिटेल्स हमें कहाँ मिलेगी? अनुच्छेद 282 में मिलेगी। मतलब किस प्रकार का व्यय करना है, किस प्रकार का खर्चा करना है। फिर इसके बाद में दिया है अनुच्छेद 283। इसमें दे रखा है, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संचित निधियां, आकस्मिकता निधियां और लोक लेखन में जमा धन राशियों की अभिरक्षा। मतलब ये हो गया कि जो सरकार है, चाहे वो संघ सरकार हो, संघीय सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, तो उसमें जो इनकी निधियां होती हैं, जो बचतें होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि संचित निधि कहें, आकस्मिकता निधि कहें या लोकलेखन से संबंधित जितनी भी जमा राशियां होती हैं, धन होती हैं, उनकी अभिरक्षा की बात किस आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 283 में। अभिरक्षा मीन्स होता है कि हिफाजत करना, उनको सुरक्षित रखना। ठीक है, आगे देखें 284, लोक सेवकों व न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ता की जमा राशियों व अन्य धन राशियों की अभिरक्षा। इसमें यह भी कहा गया है कि मान लीजिए कोई मैटर है, कोई मामला है, लोक सेवक जो है, एक तो मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज कहें या फिर कोई एम्प्लॉय कहें, जो क्या करते हैं, न्यायालय और उसके मध्य कोई विवाद चल रहा है या उनसे लोक सेवकों में न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ता, ठीक है ना, जो विवादित है उसका मामला चल रहा है, तो ऐसी जो वादकर्ता है उसकी जो संपत्तियां हैं, उसकी जो जमा धनराशि है, उसकी हिफाजत करना किस प्रकार से होगी? उसकी अभिरक्षा करना। हम एक ही बात कहें, अभिरक्षा करना, हिफाजत करना, तो वो चीजें हमें कहां से मिल जाएगी? अनुच्छेद 284 से मिल जाएगी। धनराशियों की अभिरक्षा किसकी? वादकर्ता की। मतलब जो उस मामले में है, जिसने ये वाद तैयार किया है, जिसने ये मामला फिक्स किया है, उसकी जो राशियां हैं उसकी अभिरक्षा करने की बात 284 में की गई है। फिर है 285, संघ की संपत्ति से राज्य के करों में छूट। संघ की संपत्ति से राज्य के करों में छूट।
संघ की संपत्ति मतलब राष्ट्रीय संपत्ति जिसे हम कहें, तो उसकी संपत्ति है, किसकी है? संघ की संपत्ति है। उससे कोई टैक्स लिया जा रहा है तो राज्य को उसमें क्या दिया जाता है? छूट दी जाती है। ठीक है, संघ की संपत्ति है तो उस संघ की संपत्ति किसी राज्य विशेष में है तो राज्य को उसमें क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। अनुच्छेद 286 माल के क्रय विक्रय पर कर अधिरोपण से संबंधित है। ये माल के क्रय विक्रय से कहने का मतलब ये हो गया कि वित्त संबंधी काम हो रहा है, हम जो माल है, सामान है, उसको खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, और खरीद भी रहे हैं। तो क्रय विक्रय पर कर अधिरोपण मतलब जो क्रय विक्रय करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उस पर सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, तो उससे उस पर आप क्या नहीं कर सकते? अधिरोपण नहीं कर सकते। अधिरोपण कर भी लेते हैं तो उचित कारण बताना पड़ेगा। या हम इसको एक सीधे शब्दों में समझ लें तो कह सकते हैं कि सरकार के पास अनुच्छेद 286 के अंतर्गत यह अधिकार होता है कि वह अधिरोपण नहीं कर सकता, और कभी कभार विशेष परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है? उस आयात निर्यात पर टैक्स ज्यादा लगाया जा सकता है। क्लियर? फिर 287 विद्युत करों से छूट। इसमें जो विद्युत टैक्स होता है उस पर छूट दी गई है संघ एवं राज्यों के मध्य जो चीजें हो रही है उसके अंतर्गत। ठीक है, 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान में कुछ दशाओं में छूट। जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान में कुछ दशाओं में छूट दी जा सकती है। मीन्स ये हो गया 288 के अंतर्गत राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य में ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं या ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस हो जाएं तो उस समय, उस दौरान राज्य क्या करते हैं? 288 का प्रयोग करते हुए जो कराधान है, जो टैक्स लिया जाता है, उसमें क्या दी जा सकती है? छूट दी जा सकती है, रियायत दी जा सकती है। क्लियर? 289 की बात करें, राज्यों की संपत्ति व आय को संघ के कराधान में छूट। राज्यों की संपत्ति व आय को संघ के कराधान से छूट। कहने का मतलब जो राज्यों की संपत्ति है, जो आय है, राज्यों की जो संपत्ति है और जो आय है, उसमें संघीय सरकार के द्वारा या जो संघ होता है जो कराधान लेती है, टैक्स लेता है, उसमें क्या दी जाएगी? छूट प्रदान की जाएगी। किसको? राज्यों को। क्लियर? अनुच्छेद 290 अनुच्छेद 290 इसमें दिया गया है कुछ व्यय एवं पेंशनों के संबंध में समायोजन। ये दोनों की बात कही गई है, किनकी? संघ और राज्य की बात कही गई है कि कुछ व्यय ऐसे होते हैं और पेंशन्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या फिर अदर होते हैं, उनको जो पेंशन मिलती है, तो ऐसे मामलों को लेकर संघ और राज्य के मध्य क्या बनते हैं? संबंध बनते हैं। और संबंध बनने के दौरान वो क्या करते हैं? इन व्यय और पेंशनों में आपस में क्या कर लेते हैं? समायोजन कर लेते हैं कि आप इतना परसेंट व्यय में शामिल होजिए। पेंशन जो हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम 100 रुपए पेंशन दे रहे हैं तो आप 60 रुपए आप दीजिए, 40 हम देंगे। कहने का मतलब ये हो गया टोटल ऑल ओवर हम तो कह सकते हैं कि जो व्यय होते हैं और जो पेंशन लोगों को दी जाती है उसमें संघ और राज्य दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? समायोजन कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर है 290, ये 2 टाइम हो गया, तो ये 290 एक है और ये 290 कै है। ये 290 कै है। इसमें क्या दिया है? कुछ देवस्यीय निधियों को वार्षिक संधाय। मतलब ये हो गया विद्यार्थियों कि कुछ देवस्यीय निधियां, मतलब जो ऐसी वस्तुएं जो पवित्र हैं या फिर एक नीति कार्य के लिए लगाई जाती हैं, या कहें कि जो देव स्थान होते हैं उनकी जो निधियां हैं, तो उन निधियों को क्या किया जाता है? वार्षिक संधाय किया जाता है। उनको वार्षिक लेखा जोखा रखा जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है, उनको देखा जाता है। 291 और 92 दोनों अनुच्छेद हैं, वो क्या है? डिलीट है।
291 और 92 क्या है, दोनों अनुच्छेद डिलीट हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा 282 से लेकर 290 कै तक 91 डिलीट है। उम्मीद है कि पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हम देखें अध्याय 2 की भी बात कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी, क्योंकि एक ही पॉइंट है इसमें, अध्याय 2 में एक ही पॉइंट है। अध्याय जो 2 है उसमें एक ही पॉइंट है, और वो दे रखा है 293। क्या दे रखा है, 293। इसमें दे रखा है राज्यों द्वारा उधार लेना। कहने का मतलब अध्याय 2 है वो वित्त से संबंधित है, उधार लेने से संबंधित है। अध्याय 2 जो है चैप्टर 2 है, उसका नाम भी क्या है, उधार लेना। तो इसमें केवल और केवल किसकी बात की गई है, राज्यों की बात की गई है। राज्यों में क्या, आर्टिकल नंबर 293, और इसमें बताया गया कि राज्य जो है वो क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। केंद्र से भी उधार ले सकते हैं, या फिर जो अन्य सोर्स होते हैं उनसे भी उधार लेकर या कर्ज लेकर क्या कर सकते हैं, अपने राज्य का विकास करते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये थे हमारे 2 अध्याय, 2 चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड आज क्लियर हो गए। हम जो अगला वीडियो है उसमें हम चैप्टर 3 की बात करेंगे, और वो भी किससे संबंधित होगा, वित्त से संबंधित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।